अभी बताया 0 FIR। आमतौर पे हम देखते हैं 2 थानों की सीमा के बीच में या 2 जिलों के बीच में कोई क्राइम होता है, हीनियस क्राइम होता है, पुलिस वाले FIR नहीं लिखते, इस पर लड़ते रहते हैं, मेरी सीमा में नहीं है, इसकी सीमा में है, और तब तक वहाँ से सबूत खत्म हो जाता है, मुलजिम फरार हो जाता है। अब इसको 0 FIR शुरू करने का निश्चय किया है। अपराध कहीं भी हो, जिस थाने में रजिस्टर करना चाहेंगे वहीं हो जाएगा। सीमा का विवाद को लेकर हीनियस क्राइम की FIR कई घंटे डिले होती थी, अब नहीं होगी। कि 80 साल के जो बूढ़े लोग हैं उनके ऊपर किस तरह का न्याय होगा, जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके ऊपर क्या न्याय लागू होगा, जो महिलाएं हैं उनके ऊपर क्या न्याय लागू होगा, जो बीमार लोग हैं उनके ऊपर क्या लागू होगा। पहले जो कानून थे वो दंड पर आधारित कानून थे। ये 3 तरह के कानून थे हमारे देश के अंदर जो गुलामी के प्रतीक के रूप में थे। इंडियन पेनल कोड जो 1857 में यह बताता कि अपराध क्या है, किसी अपराध की क्या सजा है। अब यह कानून बदलकर भारतीय न्याय संहिता के रूप में तब्दील किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को न्याय कैसे मिले। यानी आज़ादी के 47 में आज़ाद देश हुआ और 70 साल तक हमारे कानूनों में ब्रिटिश साम्राज्यवाद, ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश हाई कोर्ट्स, ब्रिटिश सील्स, ब्रिटिश सिंबल्स और लंदन गजट इसका जिक्र होता रहा। आज उन कानूनों को अब दस्त कर दिया गया है। मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और उसको हम नए कानून में फांसी की सजा का प्रावधान कर इंक्लूड कर रहे हैं। पुलिस और नागरिक के अधिकारों के बीच में बहुत अच्छे से इसमें संतुलन साधा गया है। सजा का दर बढ़ाने के लिए हमने ढेर सारे प्रावधान इसके अंदर करे हैं जिससे सजा करने का प्रतिशत बढ़ेगा। साइबर क्राइम के लिए भी ढेर सारी प्रोविजंस किए हैं। संसद में समस्या के समाधानों के तरीकों को लागू करने के लिए नियमों में होने वाले बदलाव पर चर्चा होती है, तर्क वितर्क होते हैं, सहमति असहमति होती है और इन सब के बावजूद कुछ आम निष्कर्षों के साथ संविधान के मुताबिक विधान को अमली जामा पहनाया जाता है, जिसे आम भाषा में हम कानून कहते हैं। और आज हम आपको दिखाएंगे 3 नए आपराधिक कानूनों पर संसद में हुई द ग्रेट डिबेट। गुज़िश्ता 75 सालों में अहम विधेयक हमारी संसद ने पास किए जो राष्ट्रपति की मुहर के बाद कानून बन गए और इन कानूनों का पालन हर नागरिक के लिए अनिवार्य हो गया। बीते 1 दशक में देश की संसद ने कई पेचीदा अंग्रेजी कानून निरस्त किए तो कई नए महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए जिनके बूते नए भारत की संकल्पना की गई। संसद से पारित हुए नए विधेयकों की इन्हीं फहरिस्त में शामिल हैं 3 नए क्रिमिनल लॉ, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। सबसे पहले एक नजर में समझते हैं इन तीनों आपराधिक कानूनों की भूमिका। एनडीए सरकार 2.0 द्वारा यह तीनों कानून 1.5 शताब्दी पुराने ब्रिटिश कानूनों में बदलाव के उद्देश्य से लाए गए। देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सुधार के लिए इन विधेयकों को पहली मर्तबा 12 अगस्त 2023 को लोकसभा में पेश किया गया। हालांकि केंद्र सरकार ने संसदीय स्थायी समिति स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशों के बाद इन विधेयकों को वापस ले लिया और तीनों विधेयकों को संसद की चयन समिति के पास भेजा।
समिति की रिपोर्ट के 3 महीने के बाद तीनों विधेयक लोकसभा में 20 दिसंबर 2023, राज्यसभा में 21 दिसंबर 2023 को पेश और पारित किए गए। आपको बता दें कि इन तीनों ही विधेयकों पर लोकसभा में 9 घंटे 28 मिनट चर्चा हुई। उसमें 34 सदस्यों ने भाग लिया। राज्यसभा में 6 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई। इसमें 40 सदस्यों ने भाग लिया। बकौल गृह मंत्री सदस्यों को विधेयकों का अध्ययन करने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया। 21 दिसंबर 2023 को सदन से पारित हुए यह तीनों विधेयक 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्वारा अधिनियमित करने के बाद कानून में तब्दील हो गए, जिन्हें 1 जुलाई 2024 से पूरे देश भर में लागू कर दिया गया है, इस उम्मीद के साथ कि अब न्याय के लिए दर-दर भटकते आम आदमी को राहत मिलेगी। इसी के साथ भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023 ने भारतीय दंड संहिता IPC 1860 की जगह ले ली। ये देश में आपराधिक मामलों पर प्रमुख विधेयक हैं। नए विधेयक में सामुदायिक सेवा को सजा के रूप में जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत पहले के 511 धाराओं के बजाय अब 358 धाराएं हैं। इसमें 20 नए अपराध जोड़े गए हैं और 41 अपराधों में सजा के टाइम को बढ़ा दिया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 यानी CRPC की जगह ले ली है। CRPC गिरफ्तारी, अभियोग और बेल से संबंधित है। CRPC में जहां कुल 484 धाराएं थीं, वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं हैं। नए विधेयक में 177 धाराओं में बदलाव किए गए हैं और 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 14 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023। इस विधेयक ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान ले लिया है। यह अधिनियम इंडियन अदालतों में साक्ष्य की स्वीकार्यता से संबंधित है। यह सभी नागरिक और आपराधिक मामलों पर लागू होता है। इन कानूनों में FIR से लेकर केस डायरी, आरोप पत्र और पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने का प्रावधान किया गया है। भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 में 170 धाराएं, जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में 167 धाराएं थीं। वहीं 24 धाराओं में बदलाव किए गए हैं। यह तो बात थी इन 3 नए आपराधिक कानून की भूमिका की, लेकिन इन 3 कानूनों को बनाने के लिए सदन में किस तरह से विचारों की रस्साकशी हुई, इन बिलों पर किसने क्या कहा, आप भी सुनिए। याज्ञवल्क्य स्मृति के आधार पर जो मिताक्षरी लॉ यहाँ लागू था, वो किस तरह का था? वो ये कहता था कि 80 साल के जो बूढ़े लोग हैं उनके ऊपर किस तरह का न्याय होगा, जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके ऊपर क्या न्याय लागू होगा, जो महिलाएं हैं उनके ऊपर क्या न्याय लागू होगा, जो बीमार लोग हैं उनके ऊपर क्या लागू होगा। लेकिन हमने क्या किया, एक जो गुलामी की मानसिकता है, इस गुलामी की मानसिकता ने हमारी सोच को कंप्लीट बदल दिया। जो प्रावधान किए हैं बहुत अच्छे किए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक FIR करके 3 दिनों के अंदर उसमें हस्ताक्षर करके किया जा सकता है, बहुत अच्छा नियम है। पहले जो कानून थे वो दंड पर आधारित कानून थे। ये 3 तरह के कानून थे हमारे देश के अंदर जो गुलामी के प्रतीक के रूप में थे। इंडियन पेनल कोड जो 1857 में यह बताता कि अपराध क्या है, किसी अपराध की क्या सजा है। अब यह कानून बदलकर भारतीय न्याय संहिता के रूप में तब्दील किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को न्याय कैसे मिले। एक तो इन्होंने बहुत अच्छा किया है माननीय अमित शाह जी ने और देश के प्रधानमंत्री में कि अगर कस्टडी में कोई जाए तो मैंडेटरी सर्टिफिकेट देना है, उस परिवार वाले को सूचना देना है। हम लोग के पास पैरवी होती है कि कहाँ गया कोर्ट के पास जाओ, हेबियस कॉर्पस लगाओ। ये मैंडेटरी कर दिया गया, बहुत ही अच्छा है। ऑनलाइन व्यवस्था कर दी गई सूचना देने के लिए। यौन उत्पीड़न में अगर कोई बयान महिला देती है तो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग हो, एक्स्ट्रॉर्डिनरी, ये बिल्कुल और बिल्कुल सीक्रेसी में हो। नए बिल के माध्यम से हमारे जितने भी जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया है, इसका पूरे का पूरा एक ओवरहॉल हो जाएगा और ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, स्पीडी जस्टिस सिस्टम हो जाएगा, इंटीग्रिटी ऑफ एविडेंस हो जाएगा
लोअर पेंडेंसी हो जाएगा। साइबर क्राइम में अलग अलग तरीके के क्राइम्स हैं जिस पे अलग अलग कड़े कानून बनने की ज़रूरत है। उसमें सेक्सुअल भी हो गया, फाइनेंशियल क्राइम्स भी बहुत मात्रा में बढ़ रहे हैं। अलग अलग बैंकों के नाम पे लोग सामने आ करके जो लोग अपना काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, उनका पूरा पैसा लूट जाता है। तो ऐसी भी जो घटनाएं घटती है उन पे भी कुछ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा साइबर क्राइम के माध्यम से जो टेररिज्म की भी घटनाएं बढ़ सकती हैं आने वाले समय में, इस पे भी ध्यान देने की सरकार को ज़रूरत है। धारा 377 को स्ट्राइक डाउन किया, लेकिन वो आधा स्ट्राइक डाउन किया था कि 2 कंसेशन लोगों पे सेक्स जो है उसको एडमिट कर सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं ये गांव और शहर की बात नहीं है। प्राणियों पे लैंगिक अत्याचार होते हैं, उनको तकलीफ दी जाती है और उन पे अभी कल जाके कभी गौ माता पे या किसी भी प्राणी पे एक प्रकार के लैंगिक अत्याचार हर जगह होते हैं। जब अभी उस ऐसे आदमी को पकड़ना हो तो आज धारा 377 तो थोड़ी बची हुई है प्राणियों के लिए, लेकिन वो BNS पे नहीं है। तो इसका कहीं प्राणियों पे अत्याचार होने के लिए प्रावधान आप कर सकते हैं, उनके लैंगिक उत्पीड़न के लिए, तो बहुत अच्छा होगा। The clear intent that the government wants to show for the purpose of changing and improving the criminal law administrative system. The idea to quicken the criminal justice process system, the courts and the manner in which an FIR will be lodged, a final report will be filed, the additional time that will be granted. सभापति महोदय, इंडियन एविडेंस एक्ट के मैं 4 सेक्शन का जिक्र करना चाहता हूं। सेक्शन 57, 37, सेक्शन 81, सेक्शन 82। इसका कोई भी भारतीय पढ़ेगा, उसमें ब्रिटिश क्राउन, हिज मैजेस्टी, ब्रिटिश पार्लियामेंट, क्राउन प्रिंटिंग प्रेस, इन सब का जिक्र है। यानी आज़ादी के 47 में आज़ाद देश हुआ और 70 साल तक हमारे कानूनों में ब्रिटिश साम्राज्यवाद, ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश हाई कोर्ट्स, ब्रिटिश सील्स, ब्रिटिश सिंबल्स और लंदन गजट, इसका जिक्र होता रहा। आज उन कानूनों को अब दस्त कर दिया गया। ये एक्ट में जो कुछ भी है, मैं तो फिर बोलूँगी कि टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन हो, टाइम बाउंड ट्रायल हो, मेडिकल एग्जामिनेशन जो हो रहा है वो सही इन टाइम में हो। हम लोग एक्ट बना लेते हैं, हम लोग लॉ को चेंज कर लेते हैं, मगर जो एक्ट बनता है, जो लॉ बनता है, उसके लिए जो प्रावधान होना चाहिए, जो फंड होना चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं शॉर्ट रहता है। इसके कारण जैसे कि पुलिस जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाते हैं, जैसे जस्टिस और जज जितना होना चाहिए वो नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण चलते वो ढेर सारे केसेस फास्ट ट्रैक केसेस में कोर्ट में भी पेंडिंग है, ढेर सारे केसेस में भी पेंडिंग है। जो हम लोग बना रहे हैं, जो नया आइन आ रहा है, उसके लिए मैं तो ये दरख्वास्त करूंगी कि इसका एक लीगल ऑडिट हो कि ये आ रहा है, इसका लीगल ऑडिट होने के कारण कितना पैसा खर्चा होगा, कितना काम होगा, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एक लीगल ऑडिट होने के बाद में ये जो एक्ट होगा सब सही से सारे लोगों के पास ये जा पाएगा, सबके सुविधा सबको ये मिलेगी। अभी बताया 0 FIR। आमतौर पे हम देखते हैं 2 थानों की सीमा के बीच में या 2 जिलों के बीच में कोई क्राइम होता है, हीनियस क्राइम होता है, पुलिस वाले FIR नहीं लिखते, इस पर लड़ते रहते हैं, मेरी सीमा में नहीं है, इसकी सीमा में है, और तब तक वहाँ से सबूत खत्म हो जाता है, मुलजिम फरार हो जाता है। अब इसको 0 FIR शुरू करने का निश्चय किया है। अपराध कहीं भी हो, जिस थाने में रजिस्टर करना चाहेंगे वहीं हो जाएगा। सीमा का विवाद को लेकर हीनियस क्राइम की FIR कई घंटे डिले होती थी, अब नहीं होगी। Chandrayaan 3 reached the moon in 40 days. And if your case moves to any other higher courts, 10 years is the average time to get justice. The average number of hearings, the turnaround time between the two hearings, and the caseload is extremely high. So is the cost of litigation as well as the man hours lost while attending these hearings. The two combined leads to a loss of at least rupees 1 lakh crores. Moreover, the High Court judges are severely under pressure. They just get on an average about 5 to 6 minutes to hear a case. Justice delayed is justice denied, sir. माननीय गृह मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, एक तीनों कानून अंग्रेजों के जमाने से बनाए थे
जैसा मैंने कहा कि 150 साल पुराने कानून हैं। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद गुलामी की मानसिकता और गुलामी के सारे चिन्ह इस देश में से जल्दी मिट जाए और नए आत्मविश्वास के साथ महान भारत की रचना का रास्ता प्रशस्त हो, इस पर आग्रह रखा है। हमारे यहाँ न्याय की बहुत पुरानी अवधारणा है। हमारे यहाँ न्याय की अवधारणा अनेक प्रकार के दर्शन के अंदर समाहित, व्यास, अत्रि, याज्ञवल्क्य, बृहस्पति, पराशर, चाणक्य, वत्सायन, देवानंद ठाकुर, जयंत भट्ट, गणेश उपाध्याय, केशव मिश्र, रघुनाथ शिरोमणि, ये सभी विद्वानों ने अनेक प्रकार की संहिता में दंड और न्याय पर अपने विचार रखे हैं, जो मूल भारतीय विचार हैं। हमारे यहाँ हमारे शास्त्रों में दंड की कल्पना न्याय से उपजी है। ये नए जो 3 कानून लेकर मैं आया हूं, वो मूल भारतीय न्याय के संहिता के आत्मा को प्रकटीकरण देने वाले कानून है। मॉब लिंचिंग का प्रावधान भी किया है। एक बार मैं किसी भाषण में चिदम्बरम साहब को सुन रहा था। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री की परीक्षा है कि नया कानून लेकर आएंगे तो मॉब लिंचिंग का क्या करेंगे। चिदम्बरम साहब, ना आप हमारी पार्टी को समझे हो, ना हमारे सिद्धांतों को समझे हो। मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और उसको हम नए कानून में फांसी की सजा का प्रावधान कर इंक्लूड कर रहे हैं। पुलिस और नागरिक के अधिकारों के बीच में बहुत अच्छे से इसमें संतुलन साधा गया है। सजा का दर बढ़ाने के लिए हमने ढेर सारे प्रावधान इसके अंदर करे हैं, जिससे सजा करने का प्रतिशत बढ़ेगा। साइबर क्राइम के लिए भी ढेर सारी प्रोविजंस किए हैं और कम्युनिटी सर्विस को भी हम पहली बार इंट्रोड्यूस कर उसको कानूनी जामा पहनाने जा रहे हैं, जिससे जेलों पर के बर्डन को कमी आ जाएगी। और ये कानूनों के आधार पर ही आने वाले समय में इस देश की आपराधिक न्याय प्रणाली चलनी है। इसलिए बहुत जरूरी था कि इस पर एक व्यापक बहस की जाए, समाज के हर वर्ग से, और जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं, ये प्रक्रिया में जुड़े हुए, वो सभी से, सभी चुने हुए प्रतिनिधियों से, सभी ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों से और सभी विधानसभा के सदस्यों से भी चर्चा की जाए। इसलिए 2019 में हमने इसका व्यापक कंसल्टेशन अगस्त महीने से शुरू किया था और 2019 सितंबर में सभी राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों को पत्र लिखकर सुझाव मांगे गए। जनवरी में देश के मुख्य न्यायाधीश, सभी हाईकोर्ट्स के मुख्य न्यायाधीश, बार काउंसिल्स और विधि विश्वविद्यालय को पत्र लिखकर संसद सुझाव माने गए। उसके बाद लगभग 18 राज्य, 6 संघ राज्य, सुप्रीम कोर्ट और 16 उच्च न्यायालय, 5 न्यायिक एकेडमीज, 22 विधि विश्वविद्यालय, 42 संसद सभ्य और लगभग 200 के आसपास आईपीएस अफसरों ने अपने सुझाव मुझे भेजे। कुल 3200 सुझाव एकत्रित हुए, जिसको फुल स्टॉप कॉमा में पढ़कर इसको रखना या नहीं रखना, इसका विवेक के आधार पर निर्णय लिया गया है। 158 सिटिंग मेरे खुद के हुए हैं सुझावों को आमेज करने के लिए और कानूनों को पढ़ने के लिए, और ये सब कर हम ये कानून लेकर आए थे। न्याय, जैसा मैंने कहा, एक अम्ब्रेला टर्म है। न्याय कहते हैं तो बहुत बड़े समुदाय के प्रति होता है। इसमें आरोपी और विक्टिम दोनों आ जाते हैं और दंड कहने पर केवल आरोपी की तरफ ही देखा जाता है। एनफोर्समेंट के लिए निष्पक्ष, समयबद्ध, एविडेंस बेस्ड स्पीडी ट्रायल, कोर्ट तथा प्रिजन का इससे बर्डन कम होने वाला है और कन्विक्शन रेशियो भी इससे बढ़ने वाला है। अब
एक स्वतंत्र डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन हर जिले में भी बनेगा, राज्य स्तर पे भी बनेगा, जो पारदर्शिता के साथ एक केस में अपील करने लायक है या नहीं है उसका निर्णय करेगा। पुलिस की अकाउंटेबिलिटी कई सारे मामलों में तय की है। अब तय कर दिया है गिरफ्तार व्यक्तियों की सूचना अनिवार्य रूप से हर पुलिस स्टेशन पर रखनी पड़ेगी और एक पुलिस अधिकारी को इसके लिए जिम्मेदार करना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन का अधिकार खंड 173, 93 और 230 में दिया है। नुकसान की क्षतिपूर्ति का अधिकार दिया है। जीरो एफआईआर को इंट्रोड्यूस किया है। अब कोई भी मुकदमा स्टेट विक्टिम की परमिशन के बगैर, विक्टिम को सुने बगैर कोर्ट सिर्फ स्टेट के कहने पर विड्रॉ नहीं कर सकती। जो विक्टिम है उसको सुनना पड़ेगा, उसके ऑब्जेक्शन को भी सुनना पड़ेगा। मान्यवर, आईपीसी 124C उसमें शब्द प्रयोग था सरकार के खिलाफ की गई बात। मेरी बात ध्यान से सभी सदस्य सुने। अंग्रेजों ने बनाए हुए कानून में लिखा था 124C सरकार के खिलाफ की गई बात। बीएनएस धारा 152 जो इसकी जगह आई है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को तोड़ने वालों पर इस धारा का उपयोग है। वहां सरकार शब्द प्रयोग है, यहां देश है, भारत शब्द प्रयोग है। गैंग रेप के मामलों में 20 साल की सजा या जिंदा रहने तक की सजा का प्रावधान किया है और 18 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ बलात्कार में फिर से फांसी की सजा को हमने यहां पर रखा है। मान्यवर, बलात्कार की परिभाषा के तहत भी एक एनोमली थी। सहमति से बलात्कार में 15 वर्ष की जो आयु डाली थी उसको बढ़ाकर हमने 18 साल किया है। तो 18 साल से कम आयु की बालिका के साथ कोई भी कुछ करेगा तो माइनर रेप के दायरे में घुस जाएगा। जेंडर न्यूट्रल कानून बना है। कई जगह पे कई सारी चीज़ें छूट गई थी। लड़के और लड़कियों के व्यापार जो एक घृणित अपराध है, इसमें सिर्फ लड़कियों का जिक्र था, वहाँ लड़कों को भी डाल दिया गया है। मैं सदन से अपील करना चाहता हूँ कि इस धारा को जो मोदी सरकार लेकर आई है, आपका समर्थन चाहिए, आशीर्वाद चाहिए और जीरो टॉलरेंस का एक संदेश इस सदन से जाना चाहिए। मान्यवर, पहले चार्जशीट का समय नहीं, 60 से 90 दिन में चार्जशीट करने का एक कानूनी प्रोविजन था, परंतु री इन्वेस्टिगेशन, मेरी जांच चालू है, ऐसा कर कर सालों सालों तक चार्जशीट लटकाए जाते थे। मान्यवर, इसके बाद मैजिस्ट्रेट के समय कब कार्यवाही शुरू होगी, मैजिस्ट्रेट के समय समक्ष, इसकी भी समय मर्यादा थी। अब मैजिस्ट्रेट साहब के साथ हमने बाध्य कर दिया है कि 14 दिनों के अंदर इसका संज्ञान आपको लेना ही पड़ेगा और कार्यवाही चालू, इसको लटका नहीं सकते। तो जो हमारे यहाँ बहुत सारी फरियाद आती है, सच्चा झूठा भगवान जाने, 12 बजे तक कोर्ट चलती है, 12 बजे के बाद कुछ नहीं चलता है। अब अगर 14 दिनों में संज्ञान लेना है तो कोर्ट को इसको समाप्त कर कर ही जाना पड़ेगा। जजमेंट सालों सालों तक, महीनों तक नहीं आता था। अब हो गया है कि मुकदमे की समाप्ति के बाद जज साहब को 45 दिन के अंदर ही जजमेंट देना पड़ेगा। मान्यवर, एफआईआर से केस डायरी से चार्जशीट, वहां से जजमेंट तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करने का हमने कानूनी प्रावधान इस कानून के अंदर लेकर आए। मैं देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, हर साल 35,000 फॉरेंसिक एक्सपर्ट यहां से बाहर निकलेंगे जो इस हमारी रिक्वायरमेंट को, तब तक हमने फॉरेंसिक मोबाइल वान का भी प्रोविजन कर दिया है। हम 6 अत्याधुनिक सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भी बना रहे हैं। मान्यवर, जीरो एफआईआर, कई लोग कहते हैं कि जीरो एफआईआर पहले से थी, लेना कंपलसरी नहीं था। आपको कोई भी व्यक्ति ना बोल सकता था, इसकी कोई कानूनी धारा भी नहीं थी जिससे इसकी पुष्टि हो जाए। अब
विक्टिम कोई भी पुलिस स्टेशन में जाएगा, कहीं पर भी रहता हो, इसकी एफआईआर लेकर 24 घंटे में इसके कंसर्न पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कंपलसरी करनी पड़ेगी। मान्यवर, कोई अपराधी न्याय की शरण में आता ही नहीं, भाग जाएगा और सालों सालों तक केस लंबित रहेंगे। केस तो चलेंगे इसके अनुपस्थित, मगर उसकी संपत्ति की कुर्की भी की जाएगी। और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित करने के लिए 10 वर्ष या अधिक की सजा या आजीवन कारावास या मृत्युदंड, इसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया जाएगा। पहले केवल 19 अपराधों में ही भगोड़े घोषित कर सकते हैं थे, अब 120 अपराधों में भगोड़े घोषित करने का हमने प्रावधान किया। मान्यवर, इसके साथ हमने स्मार्टफोन, लैपटॉप, मैसेजेस, वेबसाइट और लोकेशनल साक्ष्य को सबूत की परिभाषा में शामिल किया है। आरोपियों, विशेषज्ञों, पीड़ितों इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कोर्ट के सामने उपस्थित होने की अनुमति दी है। मान्यवर, चर्चा में कुछ सदस्यों ने अलग अलग प्रकार के सवाल उठाए। एक तो पहले ही मैंने जवाब दिया, आतंकवादी कृत्य के लिए यूएपीए अगर उपलब्ध है तो फिर इसमें आतंकवादी कृत्य का समाहित करने का क्या तर्क है। मान्यवर, एक आतंकवादी कृत्य के लिए एक ही जगह गुना रजिस्टर होगा, करने वालों को डरने की जरूरत नहीं है। 2 कानून अप्लाई नहीं होंगे, मगर कई जगह पे आतंकवादी कृत्य होने के बाद यूएपीए लगाते नहीं है। और सीआरपीसी में आज तक आतंकवाद की व्याख्या ही नहीं थी और बचकर निकल जाते थे। उनके बचने के सारे रास्ते इस कानून के माध्यम से हमने बंद कर दिए। मान्यवर, बीएनएस के 69 के खंड में पहचान छिपाने का दुरुपयोग किया जा सकता है, ऐसा एक आशंका व्यक्त किया। मैं इसके लिए कहा कि उन महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की गई है जो शादी के झूठे वादों की वजह से व्यक्ति की पहचान छिपाना चाहते हैं। इसमें और कोई बच नहीं पाएगा, मैं सदन को आश्वस्त करना। मान्यवर, एक आया कि दया की याचिका मामले में थर्ड पार्टी को अधिकार देना चाहिए। मैं बिल्कुल खिलाफ। अगर जिस व्यक्ति ने गुनाह किया है उसको अपने गुनाह का एहसास ही नहीं है, पछतावा ही नहीं है, तो दया शब्द पर इसका कोई अधिकार नहीं है। जिसको गुनाह कर कर अगर पछतावा नहीं होता है उसको दया का कोई अधिकार नहीं है। माननीय सदस्य ओवैसी जी ने कहा था क्लॉज 187 में हिरासत की अवधि को पूरे डिटेंशन पीरियड तक बढ़ाया गया है जो यूएपीए से अधिक सख्त है। थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। टोटल कस्टडी 15 डेज की ही होगी, मगर पहले 7 दिन पुलिस पूछताछ करती है, कोई अस्पताल में जाकर जमा हो गया तो 15 दिन समाप्त हो जाए। हमने ये प्रोविजन किया है कि 7 दिन की कस्टडी होगी, आप अस्पताल में चले, कोई बात नहीं, अच्छा हो जाओ। अच्छा होने के बाद वो 8 दिन के लिए तो फिर आना ही पड़ेगा। तो टोटल कस्टडी को तो हमने 15 दिन का ही रखा है और मीनवाइल कोर्ट जमानत भी दे सकती है, प्रोविजन को भी हमने रखा है। तो इसकी जमानत पर भी असर नहीं होगी और तो कुल दिन भी नहीं बढ़ेंगे। मंत्री जी अभी प्रस्ताव करेंगे यथा संशोधित विधेयक को पारित किया जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक यथा संशोधित पारित किया जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। इन तीनों नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद कई सारे नियम कायदे बदल गए। इनमें कई नई धाराएं शामिल की गई हैं। कुछ धाराओं में बदलाव हुआ है तो कुछ हटाई गई हैं। नए कानून लागू होने पर आम आदमी, पुलिस, वकील और अदालतों के कामकाज में भी बदलाव की आहट शुरू हो चुकी है। शुरुआत थोड़ी मुश्किल है, लेकिन आदतन होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। यह नए भारत के नए कानून है। ये थी चर्चा नए आपराधिक कानूनों पर। अगली बार एक नए मुद्दे पर फिर लेकर आएंगे द ग्रेट डिबेट।